हिंदू में भी मुसलमान में भी। तो ये वाली जो समीर जी उनकी एक छवि है, ये आपको लग रहा है ये इसने उन्हें इतना बड़ा बनाया और सम्राट चौधरी के लिए ये चुनौती है? मुझे लगता है निश्चित रूप से अगर बिहार की जब भी बात होती है तो नीतीश कुमार से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। जॉर्ज फर्नांडिस रहे, बाद में नीतीश कुमार बने, शरद यादव थे, वो साइड में चले गए। नीतीश कुमार के बिना बिहार की कल्पना राजनीति में नहीं की जा सकती थी। लेकिन एक समय होता है सब नेताओं का, एक समय के बाद सबको जाना पड़ता है। नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किए, आप देखिए 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देना पहली बार बिहार के अंदर हुआ था। शराबबंदी नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर लागू की है। बेटियों को साइकिल नीतीश कुमार ने दी। जातिगत जनगणना जो पहली बार बिहार के अंदर हुई थी वो नीतीश कुमार ने करवाई थी। तमाम बड़े फैसले नीतीश कुमार ने बिहार के लिए, हर घर नल योजना, बिजली पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक समय के बाद जब नेता जाता है तो उसकी जगह कोई लेता है, और एक पहले समय थोड़ा समय लगता है कि भाई उसकी छवि से आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। हमने देखा शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब मोहन यादव बने तो मोहन यादव ने कहा कि भाई शिवराज की देखरेख में हम काम करेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना बनाया है। राजस्थान में वसुंधरा की छवि से बाहर भजनलाल निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नेता से समय के बाद निकलना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार ने 20 साल में जो अर्न किया है उसको साथ लेकर अपना एक नया वोट बैंक बनाया जाए, अपनी छवि बनाई जाए और भारतीय जनता पार्टी का बेहतर काम करे। नीतीश जी के संग एक राजनीतिक फायदा, मतलब सुविधा यह थी कि वो सत्ता किसी के साथ भी बना सकते थे। वो आरजेडी के साथ भी बना सकते थे और जेडीयू के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बना सकते थे। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद, 42 विधायक होने के बाद भी और वो मुख्यमंत्री बनने की ताकत रखते थे। तो यह था कि उनके दोनों हाथों में लड्डू थे और दोनों को लगता था कि नीतीश जिसके साथ जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। तो यह राजनीतिक लाभ नीतीश कुमार के साथ बिहार में हमेशा रहा। अब भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि भविष्य में जेडीयू की ऐसी ताकत न हो कि वो आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में सुनिश्चित करेगी कि वह अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आए, या इतनी मजबूत हो जाए कि जेडीयू की मजबूरी रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक छोटे भाई की हैसियत में चुनाव लड़े। अब नीतीश, मुझे लगता है कि दिल्ली में लाया जाएगा। नीतीश कुमार को शायद तो एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है, या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। धीरे धीरे कुछ समय बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेहतर प्रदर्शन करेगी और अपना खुद का अस्तित्व बनाने की कोशिश करेगी। यहां से आगे शायद आरजेडी की पृष्ठभूमि कैसी होगी उस पर भी चर्चा करने का समय है सतीश जी, क्योंकि आरजेडी, ऐसा समय कभी नहीं आया कि नीतीश कुमार सत्ता में ना हो, नीतीश नहीं तो आरजेडी। अब आज ये इतने समय में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना नीतीश कुमार है ना आरजेडी और बीजेपी सत्ता पे काबिज है। तो आरजेडी के लिए आगे का सफर कैसा है बिहार में, क्योंकि वहां एक तीसरा विकल्प खुलकर आ गया। देखिए, मुद्दा ये था कि जैसे ही 25, 22, 24 कितना सीट आया आरजेडी को चुनाव में, 25 लोकसभा, विधानसभा में, तभी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य का जो एक बिसात था वो तय हो गया। क्योंकि क्या था, नीतीश जी जब चाहते थे पलट जाते थे, मुख्यमंत्री वही रहते थे। तो हमने एक बात, उस समय एक पोस्टर लगा था, टाइगर जिंदा है, जब 80+ सीट आए तो मैंने कहा था कि टाइगर जिंदा तो है लेकिन कैद में है। आप समझ लीजिए कि तो पलटने की जगह नहीं है। देखिए, आरजेडी का घर जो है वो अभी अपने घरेलू युद्ध से ग्रस्त है। अभी उनके यहाँ लीडरशिप का क्राइसिस है। लालू जी भी हमको लगता है कि नीतीश जी से ज्यादा बीमार है। तो वैसे में वो क्रॉस रोड पे तो है ही। तो अभी से कहें कि अगर वो लोग कार्यक्रम करें, और एक इतना एग्रेसिव पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने अभी तात्कालिक रूप से खड़ा होना जरा मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन अगर जेडीयू में निशांत ने कमान संभाल लिया और ठीक से वो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कंफ्यूजन है न समझदारी का अभाव। विजय चौधरी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उप मुख्यमंत्री। यहाँ पर अब चुनौतियां भी इनके सामने होंगी। तो जो बात सतीश जी कह रहे थे यहाँ पर, समीर जी, उसको आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें आज चल रही हैं उससे आरजेडी के माथे पर सलवटें होंगी। मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं। फिलहाल अभी क्या संगठन के लिए काम करेंगे? करना चाहिए, आना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। सर, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर, सम्राट जी के साथ आप भी काम करेंगे सर? काम करेंगे ना, आगे बात कीजिएगा। चलिए देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। वो किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है? उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला। पहले तो जनता दल था। दोनों उप मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हुए
समीर जी, आरजेडी को लेकर हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव के माथे पर सलवटें होंगी कि आगे मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि वो मोर्चे जिन्होंने हम प्रशांत किशोर को भी देख रहे थे जो इस चुनाव में अपनी पार्टी बना रहे थे और एक मजबूत गठबंधन वो खड़ा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीर है अब वो उन दोनों में चिंता पैदा कर रही होगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का तो भविष्य की इतनी बात की बात है, वर्तमान में भी एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की और तेजस्वी यादव उसको निकालने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उनके पास 25 विधायक है। विपक्ष के नेता के पद के लिए 25 ही विधायक चाहिए। अगर एक भी अपने विधायक को निकालेंगे तो तेजस्वी का विपक्ष नेता का पद चला जाएगा। तो मजबूरी में उस विधायक को साथ में रखे हुए, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामकता के साथ बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार काम जिस तरीके से करती है, तो मुझे लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे कि सरकार बहुत बेहतर प्रदर्शन करे और ये सुनिश्चित करे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने दम में सरकार बनाने की स्थिति में आए। और चुनौती तो चिराग पासवान के लिए भी रहेगी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए रहेगी, जीतन राम मांझी के भी रहेगी, विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि भाई तमाम वर्गों के लिए वहां पर काम किया जाए और उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। चिराग पासवान का नाम लिया तो चिराग पासवान के लिए कहा जाता है कि वो भले ही दिल्ली में है लेकिन उनका मन बिहार में ही है। तो वो अब अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि आरजेडी और नीतीश कुमार यानी जेडीयू के अलावा कोई तीसरा बन सकता है, तो चिराग पासवान के लिए भी संभावना है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी सम्राट चौधरी अभी बने हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री तो जरूर बन गया है, लेकिन राजनीतिक विषाद जो बिहार का है वो अभी एडहॉक है। अभी वहां पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होंगे, ये अवश्यम भावी है। आप देख रहे हैं आज पीके अलग, फलाना अलग, ठिकाना अलग, कोई एनडीए में, ये सब में देखिएगा कि कुछ इधर गए कुछ उधर गए। एक रीअलाइनमेंट बिहार में बिल्कुल तय है। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, थोड़ा मलाल भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को हो रहा होगा कि अगर ज्यादा बिहार में एक्टिव रहते तो शायद आज उन्हें भी मौका मिल सकता था। लेकिन भविष्य के लिए जैसा कि सुचरिता कह रही है कि उम्मीद तो बढ़ गई होगी अब चिराग पासवान। वो एक्टिव तो रहे हैं लेकिन अभी उनकी पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई दावेदारी कर सके मुख्यमंत्री के पद पर। लेकिन चिराग पासवान आने वाले समय में, जैसा सतीश जी कह रहे हैं, अगर एक रीअलाइनमेंट होता है और स्थितियां बदलती हैं तो क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। बिहार की राजनीति वैसे भी सरप्राइजेस के लिए जाने जाती है। लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है। बिहार के मुख्यमंत्री अब वो नए बन गए हैं और बीजेपी के लिए एक नए युग की शुरुआत है। बिहार की राजनीति में सियासत कुछ बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का दबदबा एक तरह से नजर आएगा। और अब देखना ये होगा कि कौन और लोग जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं, किस तरह के समीकरण यहाँ पर साधे जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद नेता सम्राट चौधरी ओबीसी कुशवाहा समाज से आते हैं और अब बिहार के 24वें मुख्यमंत्री वो बन गए। तो ये बड़ा दिन सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही उनके इस कार्यकाल की शुरुआत होती है। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय बिहार, दिनांक 14 अप्रैल 2026। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं कहूंगा आपकी बात। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो। जेडीयू का बड़ा चेहरा है, कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की, फिर जेडीयू में शामिल हुए और अब जेडीयू से उनकी बड़ी पहचान है। नीतीश कुमार के करीबी नेता के रूप में देखे जाते हैं। पार्टी में उनकी अच्छी एक तरह से
पूरी उनकी जो पकड़ है उसी के जरिए संगठन और सरकार दोनों को में तालमेल बिठाकर चलने का काम भी विजय कुमार चौधरी के जिम्मे ही आता है। तो विजय चौधरी जो संगठन से लेकर सरकार तक में एक अच्छी पैठ रखते हैं, इस वक्त शपथ उन्होंने ग्रहण की है और अब आगे जेडीयू की तरफ से इस सरकार के साथ तालमेल बनाकर काम करने का जिम्मा भी एक तरह से विजय कुमार चौधरी के कंधों पर ही होगा। तो विजय कुमार चौधरी सम्राट चौधरी के बाद शपथ ग्रहण की है और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे और जेडीयू के अहम रणनीतिकार भी माने जाते हैं। तो अब देखेंगे कि किस तरह की रणनीतियां। विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। माइक थोड़ा मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुपौल सीट से जेडीयू विधायक हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के करीबी वो कहे जाते हैं। साथ ही गठबंधन की राजनीति के खासकर वो रणनीतिकार भी कहे जाते हैं। तो जेपी आंदोलन से इनकी भी शुरुआत हुई थी, लंबा साथ रहा है नीतीश कुमार के साथ। और विजेंद्र प्रसाद यादव जिनका प्रभाव 1990 से अब तक लगातार चुनाव जीतते आए हैं और कोसी का जो इलाका है उसमें इतना प्रभाव है इनका कि इन्हें सतीश जी बेहतर बताएंगे, कोसी के विश्वकर्मा इन्हें कहा जाता है क्योंकि पूरा इलाके में बहुत अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन की जो एक राजनीति है, जेडीयू और बीजेपी की जो ये गठबंधन हुआ उसमें इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी और अब उन्होंने शपथ ग्रहण की है और शपथ ग्रहण के बाद अब सम्राट चौधरी के साथ काम करने वाले दूसरे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू की तरफ से दूसरा चेहरा जो उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेगा। सतीश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? हम दोनों उप मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर देख रहे हैं। इनके ऊपर एक कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, पार्टी को भी संभालना और सरकार के साथ तालमेल भी बिठाकर चलना। देखिए, मैं तो बहुत बेबाक टिप्पणी करता हूं, तो मैं तो कहूंगा कि सम्राट चौधरी से मुख्यमंत्री जरूर है वो, ये दोनों मंत्री ज्यादा बेहतर हैं। आपने देखा 80 बरस की उम्र में किस तरह से विजेंद्र यादव ने शपथ ली, सबसे फ्लॉलेस, एकदम बढ़िया से। तो कहने का मतलब इनका अनुभव इतना बढ़िया है इन दोनों का, खास तौर से विजेंद्र यादव की छवि भी बहुत जबरदस्त है। मैं विजय चौधरी के बारे में नहीं कह रहा हूं, विजेंद्र यादव बहुत शिल्पकार आदमी, और जैसा आपने कोसी के बारे में कहा, वो कोसी की नहीं, उनकी प्रतिष्ठा पूरे बिहार में है। और जब लालू प्रसाद यादव का एक जोर चल रहा था, वो युग चल रहा था यादव राज का, तो ये यादव तो विजेंद्र प्रसाद यादव थे, वो नीतीश के चेहरा के रूप में उसको चुनौती देने वाले, वो प्रस्थापित करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। आप इस चीज को आप समझिए। तो विजेंद्र यादव की जो छवि है बहुत शानदार है पूरे बिहार। और आपने जैसा कहा कि इनका जो एक
कनेक्ट रहा है नीतीश कुमार के साथ, एक ऐसे नेता, एक कद्दावर नेता ही होता है जो कभी चुनाव नहीं हारता है, लोगों का यानी जन समर्थन भी उन्हें हासिल है, और एक ऐसी सरकार में अब वो नीतीश कुमार का नेतृत्व एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करेंगे इस सरकार में, क्योंकि नीतीश कुमार अब नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। तो जेडीयू का प्रतिनिधित्व जो दो चेहरे करेंगे वो इस वक्त मंच पर सम्राट चौधरी के साथ है, और दोनों के नाम में एक तरह से विजय है। तो अब आप सोचिए कि ये जो गठबंधन है ये आगे किस तरह से बढ़ेगा। सम्राट चौधरी अपने दोनों जो डेप्यूटी हैं उनके साथ मिलकर इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने देखा है बिहार की राजनीति में एक कॉम्बिनेशन था नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी, और वो कॉम्बिनेशन ऐसा था सतीश जी, समीर जी, कि उसकी चर्चाएं इतनी थी कि दो अलग अलग दलों से होते हुए भी उन्होंने कैसे सामंजस्य बनाकर बिहार की राजनीति में काम किया, बिहार को आगे बढ़ाया। वही उम्मीद आप इनसे कर रहे हैं? देखिए, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की बात करें तो दोनों जयप्रकाश के आंदोलन से निकले हुए थे, अनुभवी नेता थे, लंबा अनुभव था राजनीति में और सामंजस्य था। कभी मतभेद भी होते थे तो कभी मनभेद नहीं हुआ, आपस में सहयोग के साथ सरकार चलाई उन्होंने। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, 57 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाना, और सम्राट चौधरी कोई जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए संघर्ष करे हुए नेता नहीं है। ये दोनों नेता जो बहुत अनुभवी लीडर है, विजेंद्र चौधरी को देखे और विजय चौधरी को, तो मुझे लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी को उनको साथ में लेकर चलना होगा। वो भी समझेंगे कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है। इन दोनों नेताओं का जो अनुभव, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है बिहार की राजनीति में, देश की बिहार की राजनीति में, सम्राट चौधरी उनका मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं और उनके साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं। मुझे लग रहा है बेहतर सामंजस्य होगा। और सम्राट चौधरी भी चाहेंगे कि इतने सीनियर उनके साथ कलीग हैं तो उनको साथ लेकर चले। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लंबे समय से सरकार गठबंधन में रही है, तो आपसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। 20 साल से अगर आप सत्ता में साथ में रहे हो, ठीक है, 20 समय में नीतीश कुमार 2 बार जरूर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नीतीश कुमार के साथ जो सामंजस्य रहा है, अटल बिहारी की सरकार में नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जब पहली बार 7 दिन के बने तो अटल जी ने उनको भेजा कि आप मुख्यमंत्री बनिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का जो अंडरस्टैंडिंग रहा है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बन गए, लेकिन पार्टी का जो जमीनी स्तर पर संगठन के हिसाब से जो सामंजस्य है, सरकार में जो सामंजस्य है, वो दिल्ली और बिहार में बराबर बना रहेगा। मैं इंतजार कर रही हूँ नीतीश कुमार की तस्वीरों का, समीर जी। नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण के बाद उनका पहला वक्तव्य क्या होगा, वो किस तरह से अपने दोनों सहयोगी, जो जेडीयू के दोनों सहयोगी और सम्राट चौधरी, आपने कल की तो तस्वीरें देखी थी सतीश जी, अभी वो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। और पिछले 2 दशक से ऐसा नहीं हुआ होगा कि नीतीश कुमार मंच पर मुख्यमंत्री पद की शपथ न ले रहे हो और वो पहली पंक्ति में बैठकर, हाँ, पहली पंक्ति में बैठकर और वो बधाई भी दे रहे हो। ये पहली बार हो रहा है। देखिए, बहुत शालीनता से नीतीश जी की विदाई हो रही है। और अभी जो जेडीयू के 2 मंत्रियों की जो आपने शपथ देखी, वो आप इस चीज को मैं अभी सोच रहा था कि जो नीतीश जी सुशासन बाबू कहलाए एक दौर में, इनमें दोनों मंत्रियों का बड़ा योगदान था। और बात तो वही होती है ना कि होता है नाम नेता का। अब नीतीश जी किस स्थिति में हैं, बोल पाते कि नहीं। जब आए थे राज्यसभा का शपथ लेने, उस समय भी उनसे कुछ गलतियां हो गई, तो वो वाली बात है, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इस पर कैसे हम टिप्पणी करेंगे। वो जब बोलेंगे वही देख के ही बात करेंगे। मोटी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने के राज की आगमन है मुख्यमंत्री का, लेकिन नीतीश को वो दरकिनार नहीं कर पाई। ये बड़ा मैसेज ये है। ठीक है, और सब यही कह रहे हैं, नीतीश जी के अगुवाई में, नीतीश जी के मार्गदर्शन में, नीतीश जी के चाहने के अनुसार, नीतीश जी का सादगी भरा जो आप देख रहे हैं शपथ ना, ये भी उसी का छाप है। बिल्कुल, अब तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कार्यक्रम जो है वो समापन की ओर है। यहाँ पर शपथ हो गई है, लेकिन सतीश जी, यहाँ पर सम्राट चौधरी के लिए एक ये भी बात है, नीतीश कुमार की जो विरासत, जो उनकी छवि रही, साफ सुथरी छवि रही, किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उस तरह से उनके ऊपर कभी नहीं लगे, विकास के नाम पर अपने जो वोट बैंक थे, महिलाओं के लिए खासकर उन्होंने जो काम किया, वो हमेशा याद किया जाएगा। और वो वोट बैंक उनका हमेशा एक मुश्त उनके नाम पर वोट करता भी रहा। उस विरासत को आगे बढ़ाना सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और साथ ही साथ खुद की जो छवि है उस पर भी अब शायद काम करना होगा, क्योंकि कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगे। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, वो आज तक जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए तब भी नीतीश जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा। ये आज तक, ये समझ लीजिए। और सम्राट चौधरी पर पहले से ही कई आरोप लग रहे हैं। आरोप से मैं वो नहीं कहता हूं कि वो मतलब वो कसूरवार है, लेकिन आरोप जिस प्रकार के रहे हैं, उनके पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए। तो नीतीश जी का जूता इतना बड़ा, उसमें फिट होना बड़े बड़े नेताओं के लिए मुश्किल है।
है ना भाई, ये बात समझिए ना। नीतीश जी ने एक छत जब तक होशो हवास में रहे उन्होंने किसी को नहीं चलने दिया। मैं तो बार बार कहता हूं कि ऐसा राजनीतिक शिल्पकार, भले ही पलटू राम कहा गया, लेकिन 2% की जाति वाले व्यक्ति ने एक ऐसा वोट बैंक खड़ा कर दिया, ऐसा वोट बैंक खड़ा कर दिया जिसको आज तक कोई भेद नहीं पाया है। नहीं, और उसके पीछे क्या कारण ये है कि बिहार में भले ही हम बार बार कहते हैं बिहार में यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, ये बिहार से ही शुरू हुआ। और बिहार में अगर कुर्मी नेता होते हुए भी नीतीश कुमार की पहचान एक कुर्मी नेता की ना होते हुए एक ऐसे नेता की है जो कि हर लेवल पर एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, अगड़े में भी पिछड़े में भी, हिंदू में भी मुसलमान में भी। तो ये वाली जो समीर जी उनकी एक छवि है, ये आपको लग रहा है ये इसने उन्हें इतना बड़ा बनाया और सम्राट चौधरी के लिए ये चुनौती है? मुझे लगता है निश्चित रूप से अगर बिहार की जब भी बात होती है तो नीतीश कुमार से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। जॉर्ज फर्नांडिस रहे, बाद में नीतीश कुमार बने, शरद यादव थे, वो साइड में चले गए। नीतीश कुमार के बिना बिहार की कल्पना राजनीति में नहीं की जा सकती थी। लेकिन एक समय होता है सब नेताओं का, एक समय के बाद सबको जाना पड़ता है। नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम थे, आप देखिए 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देना पहली बार बिहार के अंदर हुआ था। शराबबंदी नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर लागू की है। बेटियों को साइकिल नीतीश कुमार ने दी। जातिगत जनगणना जो पहली बार बिहार के अंदर हुई थी नीतीश कुमार ने करवाई थी। तमाम बड़े फैसले नीतीश कुमार ने बिहार के लिए, हर घर नल योजना, बिजली पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक समय के बाद जब नेता जाता है तो उसकी जगह कोई लेता है, और एक पहले समय थोड़ा समय लगता है कि भाई उसकी छवि से आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। हमने देखा शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब मोहन यादव बने तो मोहन यादव ने कहा कि भाई शिवराज की देखरेख में हम काम करेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना बनाया है। राजस्थान में वसुंधरा की छवि से बाहर भजनलाल निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नेता से समय के बाद निकलना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार ने 20 साल में जो अर्न किया है उसको साथ लेकर अपना एक नया वोट बैंक बनाया जाए, अपनी छवि बनाई जाए और भारतीय जनता पार्टी का बेहतर काम करे। नीतीश जी के संग एक राजनीतिक मतलब सुविधा यह थी कि वो सत्ता किसी के साथ भी बना सकते थे। वो आरजेडी के साथ भी बना सकते थे और जेडीयू के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बना सकते थे। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद, 42 विधायक होने के बाद भी और वो मुख्यमंत्री बनने की ताकत रखते थे। तो यह था कि उनके दोनों हाथों में लड्डू थे और दोनों को लगता था कि नीतीश जिसके साथ जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। तो यह राजनीतिक लाभ नीतीश कुमार के साथ बिहार में हमेशा रहा। अब भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि भविष्य में जेडीयू की ऐसी ताकत न हो कि वो आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में सुनिश्चित करेगी कि वह अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आए, या इतनी मजबूत हो जाए कि जेडीयू की मजबूरी रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक छोटे भाई की हैसियत में चुनाव लड़े। अब नीतीश, मुझे लगता है कि दिल्ली में लाया जाएगा। नीतीश कुमार को शायद एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है, या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। धीरे धीरे कुछ समय बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेहतर प्रदर्शन करेगी और अपना खुद का अस्तित्व बनाने की कोशिश करेगी। यहां से आगे शायद आरजेडी की पृष्ठभूमि कैसी होगी उस पर भी चर्चा करने का समय है सतीश जी, क्योंकि आरजेडी, ऐसा समय कभी नहीं आया कि नीतीश कुमार सत्ता में ना हो, नीतीश नहीं तो आरजेडी। अब आज ये इतने समय में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना नीतीश कुमार है ना आरजेडी और बीजेपी सत्ता पे काबिज है। तो आरजेडी के लिए आगे का सफर कैसा है बिहार में, क्योंकि वहां एक तीसरा विकल्प खुलकर आ गया। देखिए, मुद्दा ये था कि जैसे ही 25, 22, 24 कितना सीट आया आरजेडी को चुनाव में, 25 लोकसभा, विधानसभा में, तभी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य का जो एक विषाद था वो तय हो गया। क्योंकि क्या था, नीतीश जी जब चाहते थे पलट जाते थे, मुख्यमंत्री वही रहते थे। तो हमने एक बात, उस समय एक पोस्टर लगा था, टाइगर जिंदा है, जब 80+ सीट आए तो मैंने कहा था कि टाइगर जिंदा तो है लेकिन कैद में है। आप समझ लीजिए कि तो पलटने की जगह नहीं है। देखिए, आरजेडी का घर जो है वो अभी अपने घरेलू युद्ध से ग्रस्त है। अभी उनके यहाँ लीडरशिप का क्राइसिस है। लालू जी भी हमको लगता है कि नीतीश जी से ज्यादा बीमार है। तो वैसे में वो क्रॉस रोड पे तो है ही। तो अभी से कहें कि अगर वो लोग और विजेंद्र प्रसाद यादव जिनका प्रभाव 1990 से अब तक लगातार चुनाव जीतते आए हैं, और कोसी का जो इलाका है उसमें इतना प्रभाव है इनका कि इन्हें, सतीश जी बेहतर बताएंगे, कोसी के विश्वकर्मा इन्हें कहा जाता है, क्योंकि पूरा इलाके में बहुत अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन की जो एक राजनीति है, जेडीयू और बीजेपी की जो ये गठबंधन हुआ, उसमें इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी, और अब उन्होंने शपथ ग्रहण की है, और शपथ ग्रहण के बाद अब सम्राट चौधरी के साथ काम करने वाले दूसरे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू की तरफ से दूसरा चेहरा जो उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेगा।
सतीश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, हम दोनों उप मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर देख रहे हैं, इनके ऊपर एक कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, पार्टी को भी संभालना और सरकार के साथ तालमेल भी बिठाकर चलना। देखिए, मैं तो बहुत बेबाक टिप्पणी करता हूं, तो मैं तो कहूंगा कि सम्राट चौधरी से मुख्यमंत्री जरूर है वो, ये दोनों मंत्री ज्यादा बेहतर है। आपने देखा 80 बरस की उम्र में किस तरह से विजेंद्र यादव ने शपथ ली, सबसे फ्लॉलेस, एकदम बढ़िया से। तो कहने का मतलब इनका अनुभव इतना बढ़िया है इन दोनों का, खास तौर से विजेंद्र यादव की छवि भी बहुत जबरदस्त है। मैं विजय चौधरी के बारे में नहीं कह रहा हूं, विजेंद्र यादव बहुत शिल्पकार आदमी है। और जैसा आपने कोसी के बारे में कहा, वो कोसी की नहीं, उनकी प्रतिष्ठा पूरे बिहार में है। और जब लालू प्रसाद यादव का एक जोर चल रहा था, वो युग चल रहा था यादव राज का, तो ये यादव तो विजेंद्र प्रसाद यादव थे, वो नीतीश के चेहरा के रूप में उसको चुनौती देने वाले, वो प्रस्थापित करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। आप इस चीज को आप समझिए। तो विजेंद्र यादव की जो छवि है बहुत शानदार है पूरे बिहार। और आपने जैसा कहा कि इनका जो एक कनेक्ट रहा है नीतीश कुमार के साथ, एक ऐसे नेता, एक कद्दावर नेता ही होता है जो कभी चुनाव नहीं हारता है, लोगों का यानी जन समर्थन भी उन्हें हासिल है। और एक ऐसी सरकार में अब वो नीतीश कुमार का नेतृत्व, एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करेंगे इस सरकार में, क्योंकि नीतीश कुमार अब नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। तो जेडीयू का प्रतिनिधित्व जो दो चेहरे करेंगे वो इस वक्त मंच पर सम्राट चौधरी के साथ है, और दोनों के नाम में एक तरह से विजय है। तो अब आप सोचिए कि ये जो गठबंधन है ये आगे किस तरह से बढ़ेगा। सम्राट चौधरी अपने दोनों जो डेप्यूटी हैं उनके साथ मिलकर इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने देखा है बिहार की राजनीति में एक कॉम्बिनेशन था नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी, और वो कॉम्बिनेशन ऐसा था सतीश जी, समीर जी, कि उसकी चर्चाएं इतनी थी कि दो अलग अलग दलों से होते हुए भी उन्होंने कैसे सामंजस्य बनाकर बिहार की राजनीति में काम किया, बिहार को आगे बढ़ाया। वही उम्मीद आप इनसे कर रहे हैं? देखिए, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की बात करें तो दोनों जयप्रकाश के आंदोलन से निकले हुए थे, अनुभवी नेता थे, लंबा अनुभव था राजनीति में और सामंजस्य था। कभी मतभेद भी होते थे तो कभी मनभेद नहीं हुआ, और आपस में सहयोग के साथ सरकार चलाई उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, 57 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाना, और सम्राट चौधरी कोई जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए संघर्ष करे हुए नेता नहीं है। ये दोनों नेता जो बहुत अनुभवी लीडर है, विजेंद्र चौधरी को देखे और विजय चौधरी को, तो मुझे लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी को उनको साथ में लेकर चलना होगा। वो भी समझेंगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है। इन दोनों नेताओं का जो अनुभव, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है बिहार की राजनीति में, देश की बिहार की राजनीति में, सम्राट चौधरी उनका मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं और उनके साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं। मुझे लग रहा है बेहतर सामंजस्य होगा। और सम्राट चौधरी भी चाहेंगे कि इतने सीनियर उनके साथ कलीग हैं तो उनको साथ लेकर चले। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लंबे समय से सरकार गठबंधन में रही है, तो आपसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। 20 साल से अगर आप सत्ता में साथ में रहे हो, ठीक है, 20 समय में नीतीश कुमार 2 बार जरूर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नीतीश कुमार के साथ जो सामंजस्य रहा है, अटल बिहारी की सरकार में नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जब पहली बार 7 दिन के बने तो अटल जी ने उनको भेजा कि आप मुख्यमंत्री बनिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का जो अंडरस्टैंडिंग रहा है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बन गए, लेकिन पार्टी का जो जमीनी स्तर पर संगठन के हिसाब से जो सामंजस्य है, सरकार में जो सामंजस्य है, वो दिल्ली और बिहार में बराबर बना रहेगा। मैं इंतजार कर रही हूँ नीतीश कुमार की तस्वीरों का, समीर जी। नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण के बाद उनका पहला वक्तव्य क्या होगा, वो किस तरह से अपने दोनों सहयोगी, जो जेडीयू के दोनों सहयोगी और सम्राट चौधरी, आपने कल की तो तस्वीरें देखी थी सतीश जी, अभी वो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। और पिछले 2 दशक से ऐसा नहीं हुआ होगा कि नीतीश कुमार मंच पर मुख्यमंत्री पद की शपथ न ले रहे हो और वो पहली पंक्ति में बैठकर, हाँ, पहली पंक्ति में बैठकर और वो बधाई भी दे रहे हो। ये पहली बार हो रहा है। देखिए, बहुत शालीनता से नीतीश जी की विदाई हो रही है। और अभी जो जेडीयू के 2 मंत्रियों की जो आपने शपथ देखी, वो आप इस चीज को मैं अभी सोच रहा था कि जो नीतीश जी सुशासन बाबू कहलाए एक दौर में, इनमें दोनों मंत्रियों का बड़ा योगदान था। और बात तो वही होती है ना कि होता है नाम नेता का। अब नीतीश जी किस स्थिति में हैं, बोल पाते कि नहीं। जब आए थे राज्यसभा का शपथ लेने, उस समय भी उनसे कुछ गलतियां हो गई, तो वो वाली बात है, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इस पर कैसे हम टिप्पणी करें। वो जब बोलेंगे वही देख के ही बात करेंगे। मोटी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने
कि राज की आगमन है मुख्यमंत्री का, लेकिन नीतीश को वो दरकिनार नहीं कर पाई। ये आपका ये बड़ा मैसेज ये है। ठीक है, और साहब यही कह रहे हैं, नीतीश जी के अगुवाई में, नीतीश जी के मार्गदर्शन में, नीतीश जी के चाहने के अनुसार, नीतीश जी का सादगी भरा जो आप देख रहे हैं शपथ ना, ये भी उसी का छाप है। बिल्कुल, अब तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कार्यक्रम जो है वो समापन की ओर है। यहाँ पर शपथ हो गई है, लेकिन सतीश जी यहाँ पर सम्राट चौधरी के लिए एक ये भी बात है, नीतीश कुमार की जो विरासत, जो उनकी छवि रही, साफ सुथरी छवि रही, किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उस तरह से उनके ऊपर कभी नहीं लगे, विकास के नाम पर अपने जो वोट बैंक थे, महिलाओं के लिए खासकर उन्होंने जो काम किया वो हमेशा याद किया जाएगा, और वो वोट बैंक उनका हमेशा एक मुश्त उनके नाम पर वोट करता भी रहा। उस विरासत को आगे बढ़ाना सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और साथ ही साथ खुद की जो छवि है उस पर भी अब शायद काम करना होगा, क्योंकि कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, वो आज तक जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए तब भी नीतीश जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा, ये आज तक, ये समझ लीजिए। और सम्राट चौधरी पर पहले से ही कई आरोप लग रहे। आरोप से मैं वो नहीं कहता हूं कि वो मतलब वो कसूरवार है, लेकिन आरोप जिस प्रकार के रहे हैं, उनके पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए। तो नीतीश जी का जूता इतना बड़ा, उसमें फिट होना बड़े बड़े नेताओं के लिए मुश्किल है ना भाई, ये बात समझिए ना। नीतीश जी ने एक छत जब तक होशो हवास में रहे, उन्होंने किसी को नहीं चलने दिया। मैं तो बार बार कहता हूं कि ऐसा राजनीतिक शिल्पकार, भले ही पलटू राम कहा गया, लेकिन 2% की जाति वाले व्यक्ति ने एक ऐसा वोट बैंक खड़ा कर दिया, ऐसा वोट बैंक खड़ा कर दिया जिसको आज तक कोई भेद नहीं पाया है। नहीं, और उसके पीछे क्या कारण ये है कि बिहार में भले ही हम बार बार कहते हैं बिहार में यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, ये बिहार से ही शुरू हुआ। और बिहार में अगर कुर्मी नेता होते हुए भी नीतीश कुमार की पहचान एक कुर्मी नेता की ना होते हुए एक ऐसे नेता की है जो कि हर लेवल पर एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, अगड़े में भी, पिछड़े में भी, हिंदू में भी, मुसलमान में भी। तो ये वाली जो समीर जी उनकी एक छवि है, ये आपको लग रहा है ये इसने उन्हें इतना बड़ा बनाया, और सम्राट चौधरी के लिए ये चुनौती है? मुझे लगता है निश्चित रूप से अगर बिहार की जब भी बात होती है तो नीतीश कुमार से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। जॉर्ज फर्नांडिस रहे, बाद में नीतीश कुमार बने, शरद यादव थे, वो साइड में चले गए। नीतीश कुमार के बिना बिहार की कल्पना राजनीति में नहीं की जा सकती थी, लेकिन एक समय होता है सब नेताओं का, एक समय के बाद सबको जाना पड़ता है। नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किए, आप देखिए 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देना पहली बार बिहार के अंदर हुआ था। शराबबंदी नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर लागू की है। बेटियों को साइकिल नीतीश कुमार ने दी। जातिगत जनगणना जो पहली बार बिहार के अंदर हुई थी वो नीतीश कुमार ने करवाई थी। तमाम बड़े फैसले नीतीश कुमार ने बिहार के लिए, हर घर नल योजना, बिजली पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक समय के बाद जब नेता जाता है तो उसकी जगह कोई लेता है, और एक पहले समय थोड़ा समय लगता है कि भाई उसकी छवि से आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। हमने देखा शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जब मोहन यादव बने तो मोहन यादव ने कहा कि भाई शिवराज की देखरेख में हम काम करेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना बनाया है। राजस्थान में वसुंधरा की छवि से बाहर भजनलाल निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नेता से समय के बाद निकलना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार ने 20 साल में जो अर्न किया है उसको साथ लेकर अपना एक नया वोट बैंक बनाया जाए, अपनी छवि बनाई जाए, और भारतीय जनता पार्टी का बेहतर काम करे। नीतीश जी के संग एक राजनीतिक मतलब सुविधा यह थी कि वो सत्ता किसी के साथ भी बना सकते थे। वो आरजेडी के साथ भी बना सकते थे और जेडीयू के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बना सकते थे। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद, 42 विधायक होने के बाद भी और वो मुख्यमंत्री बनने की ताकत रखते थे। तो यह था कि उनके दोनों हाथों में लड्डू थे, और दोनों को यह लगता था कि नीतीश जिसके साथ जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। तो यह राजनीतिक लाभ नीतीश कुमार के साथ बिहार में हमेशा रहा। अब भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि भविष्य में जेडीयू की ऐसी ताकत न हो कि वो आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में सुनिश्चित करेगी कि वह अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आए, या इतनी मजबूत हो जाए कि जेडीयू की मजबूरी रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक छोटे भाई की हैसियत में चुनाव लड़े। अब नीतीश, मुझे लगता है कि दिल्ली में लाया जाएगा। नीतीश कुमार को शायद तो एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है, या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। धीरे धीरे कुछ समय बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेहतर प्रदर्शन करेगी और अपना खुद का अस्तित्व बनाने की कोशिश करेगी। यहां से आगे शायद आरजेडी की पृष्ठभूमि कैसी होगी उस पर भी चर्चा करने का समय है सतीश जी, क्योंकि आरजेडी, ऐसा समय कभी नहीं आया कि नीतीश कुमार सत्ता में ना हो, नीतीश नहीं तो आरजेडी। अब आज ये इतने समय में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना नीतीश कुमार है ना आरजेडी, और बीजेपी सत्ता पे काबिज है। तो आरजेडी के लिए आगे का सफर कैसा है बिहार में, क्योंकि वहां एक तीसरा विकल्प खुलकर आ गया। देखिए, मुद्दा ये था कि जैसे ही 25, 22, 24 कितना सीट आया आरजेडी को चुनाव में, 25 लोकसभा, विधानसभा में, तभी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य का जो एक विषाद था वो तय हो गया। क्योंकि क्या था, नीतीश जी
जब चाहते थे पलट जाते थे, मुख्यमंत्री वही रहते थे। तो हमने एक बात उस समय एक पोस्टर लगा था, टाइगर जिंदा है, जब 80+ सीट आए तो मैंने कहा था कि टाइगर जिंदा तो है लेकिन कैद में है। आप समझ लीजिए कि तो पलटने की जगह नहीं है। देखिए आरजेडी का घर जो है वो अभी अपने घरेलू युद्ध से ग्रस्त है। अभी उनके यहाँ लीडरशिप का क्राइसिस है। लालू जी भी हमको लगता है कि नीतीश जी से ज्यादा बीमार है। तो वैसे में वो क्रॉस रोड पे तो है ही। तो अभी से कहें कि अगर वो लोग कार्यक्रम करें, और एक इतना एग्रेसिव पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने अभी तात्कालिक रूप से खड़ा होना जरा मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन अगर जेडीयू में निशांत ने कमान संभाल लिया और ठीक से वो रास्ता बनाया है, जो नीतियां जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कन्फ्यूजन है न समझदारी का अभाव। विजय चौधरी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उप मुख्यमंत्री। यहाँ पर अब चुनौतियां भी इनके सामने होंगी। तो जो बात सतीश जी कह रहे थे यहाँ पर, समीर जी, उसको आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें आज चल रही हैं उससे आरजेडी के माथे पर सलवटे होंगे। मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं। सर, आपको फिलहाल अभी क्या संगठन के लिए काम करेंगे? करना चाहिए, आना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। सर, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर, सम्राट जी के साथ आप भी काम करेंगे सर? काम करेंगे ना, आगे बात कीजिएगा। चलिए देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। वो किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है? उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला। पहले तो जनता दल था। दोनों उप मुख्यमंत्री अपने अपनी बात रखते हुए, समीर जी, आरजेडी को लेकर हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव के माथे पर सलवटें होंगी कि आगे मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि वो मोर्चे जिन्होंने हम प्रशांत किशोर को भी देख रहे थे जो इस चुनाव में अपनी पार्टी बना रहे थे और एक मजबूत गठबंधन वो खड़ा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीर है अब वो उन दोनों में चिंता पैदा कर रही होगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का तो भविष्य की इतनी बात की बात है, वर्तमान में भी एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की और तेजस्वी यादव उसको निकालने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उनके पास 25 विधायक है। विपक्ष के नेता के पद के लिए 25 ही विधायक चाहिए। अगर एक भी अपने विधायक को निकालेंगे तो तेजस्वी का विपक्ष नेता का पद चला जाएगा। तो मजबूरी में उस विधायक को साथ में रखे हुए, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामकता के साथ बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार काम जिस तरीके से करती है, तो मुझे लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे कि सरकार बहुत बेहतर प्रदर्शन करे और ये सुनिश्चित करे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने दम में सरकार बनाने की स्थिति में आए। और चुनौती तो चिराग पासवान के लिए भी रहेगी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए रहेगी, जीतन राम मांझी के भी रहेगी, विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि भाई तमाम वर्गों के लिए वहां पर काम किया जाए और उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। चिराग पासवान का नाम लिया तो चिराग पासवान के लिए कहा जाता है कि वो भले ही दिल्ली में है लेकिन उनका मन बिहार में ही है। तो अब अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि आरजेडी और नीतीश कुमार यानी जेडीयू के अलावा कोई तीसरा बन सकता है, तो चिराग पासवान के लिए भी संभावना है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी सम्राट चौधरी अभी बने हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री तो जरूर बन गया है, लेकिन राजनीतिक विसात जो बिहार का है वो अभी एडहॉक है। अभी वहां पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होंगे, ये अवश्यम भावी है। आप देख रहे हैं आज पीके अलग, फलाना अलग, ठिकाना अलग, कोई एनडीए में, ये सब में देखिएगा कि कुछ इधर गए कुछ उधर गए। एक रीअलाइनमेंट बिहार में बिल्कुल तय है। और विजेंद्र प्रसाद यादव जिनका प्रभाव 1990 से अब तक लगातार चुनाव जीतते आए हैं और कोसी का जो इलाका है उसमें इतना प्रभाव है इनका कि इन्हें सतीश जी बेहतर बताएंगे, कोसी के विश्वकर्मा इन्हें कहा जाता है, क्योंकि पूरा इलाके में बहुत अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गठबंधन की जो एक राजनीति है, जेडीयू और बीजेपी की जो ये गठबंधन हुआ, उसमें इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी, और अब उन्होंने शपथ ग्रहण की है और शपथ ग्रहण के बाद अब सम्राट चौधरी के साथ काम करने वाले दूसरे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू की तरफ से दूसरा चेहरा जो उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेगा। सतीश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? हम दोनों उप मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर देख रहे हैं, इनके ऊपर एक कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, पार्टी को भी संभालना और सरकार के साथ तालमेल भी बिठाकर चलना।
देखिए, मैं तो बहुत बेबाक टिप्पणी करता हूं, तो मैं तो कहूंगा कि सम्राट चौधरी से मुख्यमंत्री जरूर है वो, ये दोनों मंत्री ज्यादा बेहतर हैं। आपने देखा 80 बरस की उम्र में किस तरह से विजेंद्र यादव ने शपथ ली, सबसे फ्लॉलेस, एकदम बढ़िया से। तो कहने का मतलब इनका अनुभव इतना बढ़िया है इन दोनों का, खास तौर से विजेंद्र यादव की छवि भी बहुत जबरदस्त है। मैं विजय चौधरी के बारे में नहीं कह रहा हूं, विजेंद्र यादव बहुत शिल्पकार आदमी है। और जैसा आपने कोसी के बारे में कहा, वो कोसी की नहीं, उनकी प्रतिष्ठा पूरे बिहार में है। और जब लालू प्रसाद यादव का एक जोर चल रहा था, वो युग चल रहा था यादव राज का, तो ये यादव तो विजेंद्र प्रसाद यादव थे, वो नीतीश के चेहरा के रूप में उसको चुनौती देने वाले, वो प्रस्थापित करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। आप इस चीज को आप समझिए। तो विजेंद्र यादव की जो छवि है बहुत शानदार है पूरे बिहार में। और आपने जैसा कहा कि इनका जो एक कनेक्ट रहा है नीतीश कुमार के साथ, एक ऐसे नेता, एक कद्दावर नेता ही होता है जो कभी चुनाव नहीं हारता है, लोगों का यानी जन समर्थन भी उन्हें हासिल है। और एक ऐसी सरकार में अब वो नीतीश कुमार का नेतृत्व, एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करेंगे इस सरकार में, क्योंकि नीतीश कुमार अब नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। तो जेडीयू का प्रतिनिधित्व जो दो चेहरे करेंगे वो इस वक्त मंच पर सम्राट चौधरी के साथ है, और दोनों के नाम में एक तरह से विजय है। तो अब आप सोचिए कि ये जो गठबंधन है ये आगे किस तरह से बढ़ेगा। सम्राट चौधरी अपने दोनों जो डेप्यूटी हैं उनके साथ मिलकर इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने देखा है बिहार की राजनीति में एक कॉम्बिनेशन था नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी, और वो कॉम्बिनेशन ऐसा था सतीश जी, समीर जी, कि उसकी चर्चाएं इतनी थी कि दो अलग अलग दलों से होते हुए भी उन्होंने कैसे सामंजस्य बनाकर बिहार की राजनीति में काम किया, बिहार को आगे बढ़ाया। वही उम्मीद आप इनसे कर रहे हैं? देखिए, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की बात करें तो दोनों जयप्रकाश के आंदोलन से निकले हुए थे, अनुभवी नेता थे, लंबा अनुभव था राजनीति में और सामंजस्य था। कभी मतभेद भी होते थे तो कभी मनभेद नहीं हुआ, आपस में सहयोग के साथ सरकार चलाई उन्होंने। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, 57 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाना, और सम्राट चौधरी कोई जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए संघर्ष करे हुए नेता नहीं है। ये दोनों नेता जो बहुत अनुभवी लीडर है, विजेंद्र चौधरी को देखे और विजय चौधरी को, तो मुझे लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी को उनको साथ में लेकर चलना होगा। वो भी समझेंगे कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है। इन दोनों नेताओं का जो अनुभव, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है बिहार की राजनीति में, देश की बिहार की राजनीति में, सम्राट चौधरी उनका मार्गदर्शन भी ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं और उनके साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं। मुझे लग रहा है बेहतर सामंजस्य होगा। और सम्राट चौधरी भी चाहेंगे कि इतने सीनियर उनके साथ कलीग हैं तो उनको साथ लेकर चले। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लंबे समय से सरकार गठबंधन में रही है, तो आपसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। 20 साल से अगर आप सत्ता में साथ में रहे हो, ठीक है, 20 समय में नीतीश कुमार 2 बार जरूर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नीतीश कुमार के साथ जो सामंजस्य रहा है, अटल बिहारी की सरकार में नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जब पहली बार 7 दिन के बने तो अटल जी ने उनको भेजा कि आप मुख्यमंत्री बनिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का जो अंडरस्टैंडिंग रहा है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बन गए, लेकिन पार्टी का जो जमीनी स्तर पर संगठन के हिसाब से जो सामंजस्य है, सरकार में जो सामंजस्य है, वो दिल्ली और बिहार में बराबर बना रहेगा। मैं इंतजार कर रही हूँ नीतीश कुमार की तस्वीरों का, समीर जी। नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण के बाद उनका पहला वक्तव्य क्या होगा, वो किस तरह से अपने दोनों सहयोगी, जो जेडीयू के दोनों सहयोगी और सम्राट चौधरी, आपने कल की तो तस्वीरें देखी थी सतीश जी, अभी वो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। और पिछले 2 दशक से ऐसा नहीं हुआ होगा कि नीतीश कुमार मंच पर मुख्यमंत्री पद की शपथ न ले रहे हो और वो पहली पंक्ति में बैठकर, हाँ, पहली पंक्ति में बैठकर और वो बधाई भी दे रहे हो। ये पहली बार हो रहा है। देखिए, बहुत शालीनता से नीतीश जी की विदाई हो रही है। और अभी जो जेडीयू के 2 मंत्रियों की जो आपने शपथ देखी, वो आप इस चीज को मैं अभी सोच रहा था कि जो नीतीश जी सुशासन बाबू कहलाए एक दौर में, इनमें दोनों मंत्रियों का बड़ा योगदान था। और बात तो वही होती है ना कि होता है नाम नेता का। अब नीतीश जी किस स्थिति में हैं, बोल पाते कि नहीं। जब आए थे राज्यसभा का शपथ लेने, उस समय भी उनसे कुछ गलतियां हो गई, तो वो वाली बात है, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इस पर कैसे हम टिप्पणी करेंगे। वो जब बोलेंगे वही देख के ही बात करेंगे। मोटी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने के राज की आगमन है मुख्यमंत्री